नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट अतिशय प्रसाद दिल्ली से। दोस्तों, हाल ही में एक डिसीजन आया था सेलेस्टियम फाइनेंस वर्सेस गुना सेकरन। इस डिसीजन के थ्रू सुप्रीम कोर्ट ने चेक बाउंस के केसेस में कंप्लेनेंट को एक विक्टिम का दर्जा दिया था। अब इस डिसीजन के तहत चेक बाउंस केसेस के एक्विटल में कंप्लेनेंट 372 के तहत हाईकोर्ट से बिना स्पेशल लीव लिए अपील कर सकता था। बट हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने इस डिसीजन के ऊपर डाउट्स उठाए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इस डिसीजन को एक लार्जर बेंच की तरफ रेफर कर दिया है। अब अगर ये लार्जर बेंच इस डिसीजन को पलट देती है तो इसके क्या प्रभाव होंगे चेक बाउंस के केसेस पे। दोस्तों, आज के वीडियो में हम समझेंगे सेक्शन 372 ऑफ सीआरपीसी क्या है और इसमें विक्टिम की डेफिनेशन कब लाई गई और इसका क्या मतलब है। हम ये भी समझेंगे कि सेक्शन 378 की क्या हिस्ट्री है, 2005 के पहले अमेंडमेंट में क्या सिचुएशन था और 2005 के अमेंडमेंट के बाद क्या सिचुएशन है। साथ ही साथ हम 2 डिसीजन देखेंगे जिनका नाम है सत्यपाल सिंह का डिसीजन और सुभाष चंद का डिसीजन। ये 2015 और 2013 के केस के वजह से ही आज के केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये सेलेस्टियम फाइनेंस के डिसीजन को लार्जर बेंच के लिए रेफर किया है। तो दोस्तों, चलिए बिना किसी देरी के समझते हैं इस केस को। दोस्तों, सबसे पहले हम समझते हैं सीआरपीसी के सेक्शन 372 और 378 को। दोस्तों, सेक्शन 372 अपील के चैप्टर का एक सेक्शन है। अब इस सेक्शन में एक विक्टिम की डेफिनेशन जोड़ी गई थी अमेंडमेंट के तहत और ये विक्टिम का डेफिनेशन पीड़ित को कवर करता है। अगर कोई अपराध का पीड़ित अपील करना चाहे तो वो भी अपील कर सकता है। यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि क्रिमिनल केसेस में अपील हमेशा सरकार करती है, यानी कि गवर्नमेंट एडवोकेट करता है, जिसको हम पीपी या एपीपी कहते हैं। बट ये अमेंडमेंट के थ्रू विक्टिम यानी पीड़ित को भी अपील की अधिकार दी गई थी। अब हम आते हैं सेक्शन 378 पे। सेक्शन 378 कहता है कि कंप्लेंट के केस में अगर आपको अपील करना है एक्विटल में, तो आपको हाई कोर्ट के पास एक स्पेशल लीव लगानी होगी और ये स्पेशल लीव अलाउ हो जाती है तो आपकी अपील सुनी जाएगी। अब चेक बाउंस के केसेस भी कंप्लेंट केस होते हैं, यानी कि इस केस की प्रोसिक्यूशन एक कंप्लेनेंट यानी शिकायतकर्ता खुद करता है, इसमें पुलिस का कोई रोल नहीं है और इसकी सुनवाई मजिस्ट्रेट के ही समक्ष होती है। अब हम समझते हैं कि सेलेस्टियम फाइनेंस के केस में कंप्लेनेंट को क्या राहत दी गई थी। दोस्तों, सेलेस्टियम फाइनेंस का डिसीजन बहुत फेमस था और आपने भी इसको प्रेस में पढ़ा ही होगा। इस डिसीजन के थ्रू सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि चेक बाउंस के केसेस में जो शिकायत करता है, वो भी सेक्शन 372 में विक्टिम की डेफिनेशन में आएगा। जब वो विक्टिम की डेफिनेशन में आ गया तो उसे भी अपील करने का अधिकार मिल गया, यानी कि उसे सेक्शन 378 क्लॉज 4 के तहत हाई कोर्ट के पास स्पेशल लीव के लिए नहीं जाना पड़ेगा। ये डिसीजन एक गेम चेंजर था क्योंकि ये प्रोसेस को बहुत फास्ट कर देता। लेकिन दोस्तों, आज हम जो केस डिस्कस कर रहे हैं उसका नाम है एवरेस्ट ऑटोमोबाइल्स वर्सेस रंजीत एंटरप्राइजेस। अब इस केस के तहत ये सेलेस्टियम फाइनेंस के डिसीजन को एक लार्जर बेंच के लिए रेफर कर दिया गया है। ये इसलिए किया गया है क्योंकि 2013 और 2015 के 2 केसेस थे जो कि इसके साथ कॉन्फ्लिक्ट कर रहे थे। अब ये 2013 और 2015 के जो 2 केस है, ये क्या कहते हैं, इसको हम समझते हैं। दोस्तों, सत्यपाल के केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हालांकि विक्टिम को अपील का अधिकार दिया गया है सेक्शन 372 के अमेंडमेंट के तहत, बट उसे फिर भी हाई कोर्ट से लीव लेने की जरूरत है सेक्शन 378 सब क्लॉज 3 में। दूसरा केस जो था वो है सुभाष चंद्र का केस। इस केस में दोस्तों, कोर्ट ने सेक्शन 378 को बहुत ध्यान से पढ़ा। कोर्ट ने गौर किया कि सेक्शन 378 2005 के अमेंडमेंट के पहले ये कहता था कि पुलिस केस में भी, यानी कि पुलिस रिपोर्ट पे बने हुए केस में भी, अगर मजिस्ट्रेट एक्विटल देता है तो फिर अपील हाई कोर्ट पे जाती थी। बट 2005 में अमेंडमेंट के बाद पुलिस केस में मजिस्ट्रेट द्वारा दिए गए एक्विटल के खिलाफ अपील सेशंस कोर्ट में जाने लगी। बट दोस्तों, गौर करने वाली बात है, पुलिस केस की तो प्रक्रिया 378 सब क्लॉज 1 और 2 गवर्न करता था, जिसको सरकार ने अमेंड किया था। बट कंप्लेंट केस का जो सेक्शन था उसको सरकार ने अमेंड नहीं किया। आपको याद होगा कि सेक्शन 138 के केसेस भी कंप्लेंट केस होते हैं, यानी कि कंप्लेंट केस में मजिस्ट्रेट द्वारा दिए गए एक्विटल के केसेस में अपील अभी भी हाई कोर्ट जाती है। और इसी बात को सत्यपाल के केस में कोर्ट ने स्पष्ट किया था कि लेजिस्लेचर ने अमेंडमेंट में 378 सब क्लॉज 4 को अगर एक्सक्लूड किया है तो किसी वजह से किया होगा कि उनकी अपील अभी भी हाई कोर्ट ही जाए। अगर लेजिस्लेचर ये चाहता था कि सेक्शन 378 सब क्लॉज 4 की अपील भी सेशंस कोर्ट के पास जाए, तो वो ज़रूर ऐसा अमेंडमेंट करता, पर उन्होंने किया नहीं। तो दोस्तों, अब हमने ये 2 डिसीजन को तो समझ लिया।
पर अब हम समझते हैं कि कोर्ट ने सेलेस्टियम फाइनेंस जैसे प्रोग्रेसिव डिसीजन को भी क्यों एक लार्जर बेंच को रेफर किया है। दोस्तों, इस केस में कोर्ट ने सेक्शन 378 1, 2 और 3 को पढ़ा। सेक्शन 378 सब क्लॉज 1, सब क्लॉज 2 और सब क्लॉज 3 उस सिचुएशन की बात करते हैं जब क्रिमिनल केस पुलिस रिपोर्ट पे इंस्टीट्यूट किया गया हो। जब क्रिमिनल केस पुलिस रिपोर्ट पे बनता है, तो उस केस में प्रोसिक्यूशन यानी कि कोर्ट में केस को गवर्नमेंट एडवोकेट करता है, जिसे हम पीपी कहते हैं। अब विक्टिम को अपील का अधिकार इसलिए दिया गया था कि अगर पीपी यानी कि गवर्नमेंट एडवोकेट से अपील करने में कोई चूक रह जाए, तो फिर भी विक्टिम के पास अपील का अधिकार हो। बट सेक्शन 378 सब क्लॉज 4 जो कि कंप्लेंट केस की बात करता है, उन केसेस में तो प्रोसिक्यूटिंग एजेंसी कंप्लेनेंट खुद होता है। और इस वजह से कोर्ट ने कहा कि सेक्शन 378 1, 2 और 3 बहुत अलग है और 378 सब क्लॉज 4 बहुत अलग है, क्योंकि 378 सब क्लॉज 4 बात करता है कंप्लेंट केस के बारे में और कंप्लेंट केस में गवर्नमेंट एडवोकेट का कोई रोल नहीं होता है। यहाँ पे प्रोसिक्यूटिंग एजेंसी कंप्लेनेंट ही होता है, यानी शिकायतकर्ता ही होता है। कोर्ट का कहना था कि सेलेस्टियम फाइनेंस के डिसीजन ने सेक्शन 378 सब क्लॉज 1, 2 और 3 और सेक्शन 378 सब क्लॉज 4 के बीच के इस बड़े फर्क को नहीं देखा है और इस वजह से शायद से विक्टिम के डेफिनेशन में 378 सब क्लॉज 4 के कंप्लेनेंट को लाना सही ना हो। तो अब हम समझते हैं कि इस डिसीजन को अगर लार्जर बेंच चेंज करती है यानी पलट देती है, तो उसका क्या नतीजा होगा। ये दोस्तों, ज़ाहिर-सी बात है, अगर ये सेलेस्टियम फाइनेंस का डिसीजन लार्जर बेंच पलट देती है, तो इसका मतलब है कंप्लेनेंट को वापस सेक्शन 378 सब क्लॉज़ 4 के तहत हाई कोर्ट में स्पेशल लीव की एप्लीकेशन लगानी होगी और फिर हाई कोर्ट उस अपील को सुनेगा। तो दोस्तों, आई होप आज का केस एनालिसिस आपको पसंद आया हो और आपको समझ में आया हो कि सुप्रीम कोर्ट ने सेलेस्टियम फाइनेंस के डिसीजन को क्यों एक लार्जर बेंच को रेफर किया है। फिलहाल तो लार्जर बेंच कंस्टिट्यूट नहीं की गई है। लार्जर बेंच को पहले माननीय सीजेआई कंस्टिट्यूट करते हैं, उसके बाद लार्जर बेंच मामले को सुनती है। यानी कि इस फैसले की सुनवाई होने में अभी वक़्त लगेगा। इस केस के अपडेट्स और ऐसे लीगल अपडेट्स के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल प्रसाद लॉ से।